October, November 2022, P22. The same scenario we have all the time. That is 1 hour 15 मिनट का पेपर है. एग्री पेंसिल यूज करनी है, डायग्राम्स और ग्राफ के लिए है. 60 मार्क का पेपर है. ठीक है. एंड पहला वर्ड इज meant by वर्क. हाउ डू यू डिफाइन वर्क? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement in the direction of force. Use answer to A. Remind the SI base unit of power. मेरा पावर होती है वर्क अपॉन टाइम. वर्क होता है F/D/T. बेस यूनिट ऑफ फोर्स इज kgms -2. डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड. यानी kg m स्क्वायर s-2 -1 kgm स्क्वायर s-2 पावर के बेस यूनिट. The maximum useful power of a car traveling on a horizontal road is given by this, where v is the maximum speed of the car, b is constant. ठीक है. और कार p की वैल्यू गिवन है, b की भी वैल्यू गिवन है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v. पहले तो v भाग रहा है, तो v क्यूब हो जाएगा p/b. फिर हम लगाएंगे क्यूब रूट, हेंस v हो जाएगा हमारे पास √84 किलोवाट है. तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया अपॉन 0.56. $53.13. ठीक है. डिटरमाइन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ v. तो इक्वेशन हमारे पास ये बनी है v की. सही है. ये वाली जो अनसर्टेनिटी इन v अपॉन v बराबर होगा अनसर्टेनिटी इन पावर अपॉन पावर प्लस अनसर्टेनिटी इन b अपॉन v. अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो ये देखो, मतलब v बराबर है क्यूब रूट ऑफ p अपॉन क्यूब रूट ऑफ b. अब क्यूब रूट की पावर क्या होगी? 1/3. ठीक है. एंड दैट इज वाई मुझे इन दोनों को 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड v यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए v की. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. अच्छा, एक छोटा सा सिनेरियो हमारे पास ये है. हमें गिवन है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही लेके चलते हैं. सही है. तो ये सिनेरियो आ गया हमारे पास. चलो, +-1/3. पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 5 वॉट, 5%. +1/3 और बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 7.
बी आपके पास है 53 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे। 2.12, ठीक है, जो कि हमारे पास राउंड ऑफ होके 2.1 हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई पावर, सॉरी, वी की। एंड our first question is completed. नेक्स्ट हमारे पास spherical balloon is filled with a fixed mass of gas. Small block is connected by string to the balloon. The block is held on the ground by external force so that the string is vertical. Density of air surrounding the balloon is 1.2 kilogram per meter cube. Upthrust acting on the balloon is this. The upthrust acting on the string and the block is negligible. मतलब स्ट्रिंग और ब्लॉक पे जो अपथ्रस्ट है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन बलून पे है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट हमेशा कहाँ होती है? ऊपर की तरफ। एंड बेटा वेट किधर होगा हमारे पास? नीचे। एंड टेंशन भी किधर होगी? नीचे। टेंशन हमेशा कहाँ होती है? फिक्स सपोर्ट की तरफ होती है। सही है। बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैलकुलेट द रेडियस आर ऑफ द बलून। बलून का रेडियस आर हमें मालूम करना है बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सही है। तो पहले तो एक काम करेंगे। आर हमें मिल सकता है स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से, बट फर्स्ट वी नीड टू नो द वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, हमें लगाना चाहिए अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। गिवन है अपथ्रस्ट, या ये गिवन है अपथ्रस्ट। सही है। तो U इक्वल्स टू रो जी वी अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है। सही है। एंड V क्या हो जाएगा? U अपॉन रो जी। U है 0.071, रो हमें गिवन है 1.2 और ग्रेविटी है 9.81। पॉइंट 0060। सही है। ये हमारे पास वॉल्यूम आई है। अब इस वॉल्यूम को यूज करेंगे हम लोग टू फाइंड आउट द रेडियस। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब हो जाएगा 3/4 पाई, और ऊपर आ जाएगा ये। क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लगाया। आर हो जाएगा हमारे पास √3, ये 0.006 अपॉन 4, 3.142 का क्यूब रूट। 0.11। ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। द टोटल वेट ऑफ द बलून, string and block is 0.53 Newton.
टोटल वेट हमें पता है बलून स्ट्रिंग का ब्लॉक का 0.53 मीटर. External force holding the block on the ground is removed so that the released block is lifted vertically upward by the balloon. ठीक है. तो जो रस्सी नीचे बांधी हुई थी वो रिलीज कर दी है, तो बलून जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज्ड. सही है. तो एक्सेलरेशन हमें निकालनी है इमीडिएटली आफ्टर द बलून इज रिलीज. तो बेटा हमारे पास क्या सिनेरियो होगा यहाँ पर? सर सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए. एम ए. हाँ. अच्छा, अब देखो होगा क्या. सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए है. अब हमारे पास टेंशन वाली फोर्स रिमूव हो गई क्योंकि धागा अनटाई कर दिया है. तो अब हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक ये है और एक ये वाली फोर्स है. सही है. तो इन दोनों का बलून ऊपर जा रहा है तो अब थ्रस्ट ज्यादा है. तो अब थ्रस्ट माइनस वेट इक्वल्स टू ए अपॉन एम. ए हो जाएगा 0.071. डब्ल्यू है हमारे पास 0.053 अपॉन एम. एम हमें पता नहीं है, एम साइड में निकाल लो. एम होगा डब्ल्यू अपॉन जी. 0.058 डिवाइडेड बाय 9.85. 0.0059. ठीक है. 3.05. हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमसे. ये 0.053 है. 0.0054. 3.33. ठीक है. ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है. अब आगे बढ़ते हैं. बॉल कंटिन्यूज टू लिफ्ट द ब्लॉक. Balloon continues to lift the block. Spring breaks as the balloon moving vertically upward with a speed of 1.4 meter per second. After the string break, the detached block briefly continues moving upward because of the inertia before falling vertically downward on the ground. The block hits the ground with a speed of 3.6 meter per second. Okay. Assume that air resistance of the block is negligible. By considering the motion of the block after the string breaks, calculate the height above the ground when the string breaks. हाइट above the ground हमें निकालनी है जब स्ट्रिंग ब्रेक होगा. तो हाइट निकालने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? हमें पता होना चाहिए ऊपर जा रहा है हमारा बलून. सही है. इनिशियल वेलोसिटी 1.4 मीटर पर सेकेंड. सही है. एंड after the string breaks, the detached balloon briefly continues moving upward. ठीक है. एंड उसके बाद हमसे क्या बोल रहे हैं? with a speed of 1.4 meter per second before falling vertically. ठीक है. The block hits the ground with a speed of 3.6 meter per second. ओके. चलो देखते हैं. तो हमें हाइट निकालनी है ना. तो हाइट निकालने का हमारा सिनेरियो
Sir, 2as b square minus u square. मैं एक और चीज देख रहा था, तो हमें हाइट अगर निकालनी है तो हमें सिंपल क्या करना होगा, 2af इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 3.6 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 1.4 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81। सही है। अच्छा, अब इसको है ना, मैं कंसेप्चुअली देखें क्या बता रहा हूँ बेटा। लेट से ये वो हाइट है जिसके ऊपर बलून का स्ट्रिंग ब्रेक हुआ है। सही है। तो बलून ऊपर जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे लेट से स्प्रिंग ब्रेक हुआ है, ठीक है। बलून ने थोड़ी देर तक ऊपर मूव किया, और यहाँ पे हमारे पास स्पीड क्या थी, 1.4। देन बलून नीचे का सफर शुरू करेगा, ठीक है। बेटा जब बलून नीचे आकर यहाँ पर आएगा, तो भी बलून की स्पीड क्या होगी, 1.4। सही है। एंड यहाँ पे बलून ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो बलून की बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्पीड है 3.6, ठीक है। आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स हमारे पास जो हाइट है वो ये है। सही है बेटा। तो ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी 1.4, ये फाइनल वेलोसिटी एच है, एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 एम एस माइनस टू ली है। सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डील किया है। आगे बढ़ते हैं। क्या आ रहा है बेटा आंसर? 0.56. नाउ द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट टाइम t equals to 0. Block hits the ground at time t equals to capital T. On figure 2.2, sketch a graph to show the variation of the velocity of the block with time t from 0 to this. ठीक है, स्प्रिंग ब्रेक हुआ है 0 पे, ठीक है। सो बेटा इन दैट सिनेरियो हमें क्या करना है, ऊपर जाते हुए हम लोगों ने टाइम t इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग ब्रेक करके दिखाना। सही है। एंड नॉट कोई भी वैल्यू, हमें वैल्यू पता है 1.4। तो यहाँ पे 1.4 कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पे बेटा। स्प्रिंग ब्रेक हुआ है टाइम t इक्वल टू 0 पे। सही है। और हमारे पास स्ट्रिंग, और अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ तो नीचे वाली को नेगेटिव लेना होगा। तो 3.6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। सही है। एंड हमसे एयर रेजिस्टेंस के बारे में क्या बोला है, नेग्लिजिबल है। somewhere did he say that air resistance negligible है? Sir, in C it says it's negligible. Where? हाँ, ये assume that air resistance is negligible, इसका मतलब हमारा ग्राफ फ्रॉम आई मीन स्ट्रेट लाइन में लाइक दिस, ठीक है। जैसे था, ये वाला हमारा अपवर्ड मोशन हो गया, ये वाला हमारा डाउनवर्ड मोशन हो गया। एंड दिस इज हाउ हमारा ये वाला सवाल क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह डिफाइन करेंगे?
अरे The Bear the point on the whole weight object of is the where. object. आगे. The point where all weight of the body acts. Yeah. A uniform beam AB is attached by a frictionless hinge to a vertical wall at LA. The beam is held so that it's horizontal by a metal wire CD, as shown in figure 3.1. Okay. The length of the beam is 0.96 and weight is 23 meters. Block of weight W rests on the beam at a distance of 0.2 meters from end B. Here a block. The wire is attached to the beam at point D, which is a distance of 0.4 meters from end B. Okay. The wire exerts a force on the beam of 45 Newton at an angle of 47 degrees to the horizontal. The beam is in equilibrium. इसका मतलब दोनों condition of equilibrium valid होंगी और sum of all forces acting on a beam is zero, sum of all moments acting on a beam is zero. सही है. अब हम अपनी वर्किंग शुरू करते हैं. बेटा सबसे पहले तो एक काम करो, इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करो. ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. नाउ जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है. ये हो जाएगा 45 कॉस 37 और ये हो जाएगा 45 साइन 37, which will be equal to 27.08. ठीक है. अब तीन फोर्सेस हमें दिख रही हैं जो मोमेंट प्रोड्यूस करवा रही होंगी. तो बेटा ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास करवा रही है कैसा मोमेंट, क्लॉकवाइज. और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, फोर्थ से पिवट तक का फासला यानी दिस प्लस दिस, यानी 0.76. सिमिलरली दूसरी फोर्स है हमारे पास ये रेड वाली, जो कि करवा रही है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0.5. सिमिलरली तीसरी फोर्स हमारे पास ये है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म बीम बोला है तो ये सेंटर में होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओवरऑल लेंथ ऑफ द बीम 0.96 है, तो 0.96 का हाफ क्या होगा 0.48. सही है. नाउ और ये है क्लॉकवाइज. चलो कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑफ ऑन द वायर. तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. ठीक है. बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्लॉक. तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे. सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. क्लॉकवाइज मोमेंट दो हैं, एक है W इंटू 0.74 सॉरी 76, इसका मोमेंट ये जो ब्लू वाला है. ठीक है. और दूसरा क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास है 23 मल्टीप्लाई बाय 0.48. तीसरा है हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाय 0.56.
बेटा 5.36 आ रहा है। देखिए 5.4 हो जाएगा। नाउ the hinge exerts a force on the beam at end A. Calculate the horizontal component of the force. तो बेटा हमारे पास ये वाली जो फोर्स है, इसी फोर्स के इक्विवेलेंट हिंज जो है वो बीम पे फोर्स लगाएगा। तो 45 cos 37 हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फोर्स का। 35.93 जो कि 36 न्यूटन के बराबर होगा। The block is now placed closer to point D on the beam. Point D कौन सा है? अच्छा, मतलब ब्लॉक को करीब लेकर आ रहे हैं। तो बेटा जब ब्लॉक को करीब लेकर आएंगे क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज मोमेंट कम होगा। सही है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस करने के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो भी कम होगा। इसका मतलब हमारे पास जहां पर ये बंधा हुआ है वो डिस्टेंस तो सेम है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं कम कम हो रहा। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कम करना है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की फोर्स कम होगी। सही है। टू टू बैलेंस द बीम द स्ट्रिंग विल exert लेस टेंशन ऑन द वायर। ठीक है। बोला स्टेट वेदर दिस चेंज विल इंक्रीज डिक्रीज और हैव नो इफेक्ट ऑन द टेंशन। टेंशन क्या होगी? डिक्रीजेस। ये क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कम होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो जनरेट कर रहा है फोर्स वो कम होगी। दैट इज टेंशन। द स्ट्रेस इन द वायर इज दिस। Wire is now replaced by the second wire that has a radius which is 3 times greater than the original wire. अच्छा, the tension in the wire is unchanged. Calculate the stress in the second wire. Okay, so पहले एक काम करते हैं। रेडियस 3 times ग्रेटर है तो स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास? फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे फोर्स क्या है? टेंशन। सही है। तो पहले एक काम करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ट्रीट कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर होगा। सही है। हाँ, ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। अब दोनों सिनेरियो में क्या सेम है? टेंशन। सही है। तो इस तरह के सवालात में ऑलवेज लुक फॉर द कांस्टेंट पैरामीटर। टेंशन ऑफ वायर वन बराबर है टेंशन ऑफ वायर टू। स्ट्रेस ऑफ वायर वन ओवर पाई आर वन स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। स्ट्रेस ऑफ वायर टू पाई, दूसरे वायर का रेडियस क्या है? 3 times ग्रेटर है। सही है। ना क्या होगा? पाई से पाई कट जाएगा और स्ट्रेस हमारे पास गिवन है वायर वन का 5.3 x.7। वायर लगा दिया, ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ 5.3 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 9। ये स्ट्रेस ऑफ सेकंड वायर आ गया। तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास कितना?
मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 477 एक्सपोनेंट 6 आ रहा है, बट दैट इज नॉट द केस ऑफ मार्क स्कीम। तो देखते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। Stress in the wire is 5.3 exponent 7 and now replaced by second wire which has radius 3 times the original wire। सही है। टेंशन द वायर इज अनचेंज, बाकी तो सब ठीक किया है। ओ, हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। हम टेंशन को इक्वेट कर रहे हैं, तो टेंशन तो इसके बराबर होनी चाहिए थी। सही है, हमने डिवाइड कर दिया था। तो पाई से पाई काट दें, ये हो जाएगा 5.3 एक्सपोनेंट 7 आर स्क्वायर, ऐसे ही रहा। और ये 9 r स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। एंड सिग्मा क्यू हमारे पास 5.3 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 9। इधर ये आ रहा है 5.88 एक्सपोनेंट 6। अब ठीक है, तो दिस इज वेयर वी आर डन विद आई गेस क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। Horizontal spring is fixed at one end. Block is pushed against the other end of the spring, so the spring is compressed. सही है। The block is released and accelerates on the horizontal frictionless surface as spring returns to its original length. The block leaves the end of the spring with a speed this. Okay. स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, बट जब स्प्रिंग को रिलीज किया है, स्प्रिंग ने ब्लॉक को पुश किया है और ब्लॉक 2.3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस मूव कर रहा है। द ब्लॉक हैज अ मास दिस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट दिस। अज्यूम दैट हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बोले काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो आई नो ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ, डू वी नो द कंप्रेशन? नो वी डोंट। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, हमें स्पीड पता है, हमें मास पता है, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ऐसा यूनिट है, तो मास को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करिएगा। स्पीड कितनी गिवन है? 2.3। क्या आएगा आंसर? 0.66. 0.66। Calculate the compression of the spring immediately after the block is released। तो उसने ऊपर बताया है कि हम इलास्टिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा देंगे, एंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 ई है 0.66 विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड के हमें ऊपर क्या गिवन है? 420। हाँ, 0.056. 0.056।
After the spring, after leaving the spring, block moves along a horizontal surface until it hits a barrier with a speed of 2.3 meter per second. The block is then rebound at a speed of 1.5 meter per second. Moves back along the original path. The block is in contact with the barrier for a time of 0.086 seconds. Okay. Calculate the change in momentum. तो चेंज इन मोमेंटम में हमारे पास मास पता है, सही है। मास है हमारे पास कितना, 250 ग्राम था ना, जो किलोग्राम में होगा 0.25। चेंज इन वेलोसिटी बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 2.3 माइनस, रिबाउंड हो रहा है तो वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। आ 0.95। अच्छा 0.25 नहीं है तो वो मास वो आपने आगे 0.23 लिख दिया। कैलकुलेशन 0.25 से की। अब आपसे बोल रहा है एवरेज रिजल्टेंट फोर्स निकालें। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमारा आसान तरीका क्या है फिलहाल, डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी है हमारे पास 0.95 और टाइम गिवन है 0.086। बेटा ये आ रहा है 11.04। Now, maximum compression of the spring is now varied in order to vary the kinetic energy of the block as it leaves the spring. Assume that all elastic energy is converted into elastic energy in the spring is always transferred to the kinetic energy. On figure 4.3, sketch a graph to show the variation with x and ek. तो ek हमारे पास किसके बराबर है बेटा, हाफ ए एक्स स्क्वायर, यानी ek इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विद द फैक्टर ऑफ स्क्वायर बढ़ेगी। ठीक है, इन दैट वे हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। सही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फ्रॉम द ओरिजिन हमने शुरू करना है, और स्क्वायर का फैक्टर है तो कर्व ग्राफ होगा, एंड ek इज इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर ऑफ स्क्वायर। सही है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टू प्रोग्रेसिव साउंड वेव्स need to form a stationary wave. The two waves have same amplitude, wavelength, and frequency and speed. State other condition that must be fulfilled by the two wave in order for them to produce a stationary wave. जी बेटा। ट्रैवलिंग इन द सेम लाइन जो है, हाँ, और ऑपोजिट डायरेक्शन में। चाहिए। opposite direction, exactly. स्पेशली बेस पे भी तो नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? स्टेशनरी वेव्स जो है वो एक बाउंड्री और दूसरी बाउंड्री पर फिक्स होनी चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर यही है हमारे पास कि हम ये लिखें, दे मस्ट बी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
Now, stationary wave is formed on a string that is stretched between the two fixed points A and B. देखो उसने खुद बता दिया था, इसलिए पॉइंट हम लिखना मुनासिब नहीं था. Figure 5.1 shows the string at time t equals to 0 when each point is at maximum displacement. AB is 0.8 मीटर. इसका मतलब ये कितनी वेवलेंथ कवर हो रही है? 1 2. A से B में 2 वेवलेंथ आ रही है. सही है. इसका मतलब यहाँ से मुझे वेवलेंथ मिल जाएगा. ठीक है. The period of the stationary wave is this. ये time period given है. Now on figure 5.1, sketch a solid line to show the position of the string at time t equal to 0.004 seconds. Okay, 0.004 second is basically quarter time period. सही है. तो क्वार्टर टाइम के बाद क्या होगा बेटा? हमारे पास वेव किस तरह ट्रेवल करेगी? ये अभी वेव इस तरह है ना. क्वार्टर टाइम के बाद वेव पूरी सीधी हो जाएगी. 3/4 टाइम के बाद वेव, हाफ टाइम के बाद वेव ऐसी होगी. देन 3/4 टाइम के बाद वेव वापस ऐसी हो जाएगी. एंड फुल टाइम के बाद वेव इस तरह होगी. दैट इज हाउ स्टेशनरी वेव्स आर कंप्लीटेड. ठीक है. तो यादें इस तरह मूव करती थी हमारे पास स्टेशनरी वेव. तो क्वार्टर जी टाइम के सर. बाद क्या होगा? क्वार्टर साइकिल के बाद हमारी वेव इस तरह आएगी. फ्लैट Solid होगी line. सर, जी यानी फ्लैट होगी. हाँ, फ्लैट होगी. सही है. एंड 0.24 हमारे पास क्या है बेटा? दैट इज 1.5 टाइम्स टाइम पीरियड. सही है. तो इसमें मैं वेव बना रहा हूँ बिल्कुल ऑपोजिट, लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, दोनों को हम लोग अगर लेबल करने का, अच्छा लाइन क्यू से लेबल करना है इसे, और इसको सी से लेबल करना है. ठीक है. रिमाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. तो वी नो टाइम पीरियड. ठीक है. वी कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ फ्रॉम हेयर. तो लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा? सर 0.024. 0.024 दोबारा बता दें. 0.024 बेटा. 0.024 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड करो. 1.5 आंसर आएगा. दैट इज हाउ मुझे पता चला ये 1.5 वेव है. ठीक है. तो ओके सर. v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है. एफ की जगह मैं 1/t रख रहा हूँ. 1/t है ये, और लैम्डा है 0.4. बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 25. तो 1.5 टाइम पीरियड आएगा. 1.5 टाइम्स वेव कंप्लीट होगी 0.024 में. ठीक है. ओके सर. तो होगा ये 1 पूरा टाइम पीरियड में वेव वापस यहीं पर आ जाएगी. ठीक है. देन क्वार्टर टाइम में यहाँ पे आएगी. एंड और मजीद क्वार्टर टाइम यानी टोटल हाफ टाइम, 1.5 टाइम में यहाँ पर आएगी. ओके सर. अच्छा मुदस्सिर, तुम्हारा पेपर का डिस्कशन जो है ना, हमें कल करना पड़ेगा. कल भी मैं अस्करी आऊँगा 2:30 बजे तक. ओके सर. सर सही मैं आ हाँ. जाऊंगा. चलो. मैलस लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. बीम ऑफ वर्टिकल polarized light of intensity I naught incident on a polarizing filter that has a transmission axis 30 degrees to the vertical. सही है. Transmitted light is first polarizing from the first polarizing filter is intensity I1. The light is then incident normally on a second polarizing filter that is the transmission axis 90 degrees to the vertical. The transmitted light from the second filter has intensity I2.
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ I1 ओवर IO। ओके, तो रेशियो निकालना है हमें I1 ओवर IO के मुकाबले में। ठीक है, तो बेटा मैलस लॉ लगाते हैं। मैलस लॉ क्या होता है? I इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। और यहाँ पे हमारे पास, इसको I1 कह देते हैं हम, तो I1 ओवर IO क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। अच्छा, इसके मुकाबले में यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 कैसे सॉल्व करेंगे? पहले कॉस 30 की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो आंसर आ रहा है बेटा 0.75। ठीक है, यानी हमें I1 ओवर I2 की वैल्यू निकल गई 0.75। नाउ बेटा, यहाँ पर हमारे पास I1 किसके बराबर हो जाएगा? I1 बराबर हो जाएगा आपके पास 0.75 टाइम्स IO। सही है, अकॉर्डिंग टू दिस I1 ओवर IO 0.75 है, तो I1 हो गया 0.75 टाइम्स IO, और ये I2 है ऑफ कोर्स। तो पहले हम निकालते हैं I1 और I2 का रेशियो। यानी I बराबर होता है I0 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I1 है। सही है, तो I2 हमारे पास निकालना है हमें। I1 हमारे पास क्या है? 0.75 टाइम्स IO कॉस स्क्वायर थीटा। बल्कि एक मिनट रुको, यहाँ पे तो IO रखा हुआ होता है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो रही है बेटा? 90 डिग्री पे आ गया है अब हमारा। तो पहले हमारे पास पोलराइजिंग फिल्टर यहाँ पे था जो कि 30 डिग्री बना रहा था। तो अब हमारे दोनों पोलराइजिंग फिल्टर्स में कितना एंगल है? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा I2 और I1 के हिसाब से 60 डिग्री। सर I1 अपॉन 0.75 बता दें। एक मिनट रुक जाओ। अरे एक मिनट रुको, इसे हमें वापस करना पड़ेगा। मेरे माइंड में यही चल रहा था।
अच्छा बेटा ये देखो, हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हमने इस रिलेशनशिप के मुताबिक I1 को 0.75 I0 कर दिया। सही है। तो I2 ऐसे ही रहा और I1 क्या आ गया, 0.75 टाइम्स I0। तो बाय मिस्टेक मैं उसे डिनोमिनेटर में लेके चला गया था 0.75 को। नाउ तो I2/I0 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 0.75 कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर 60। सही है। तो ये देखें क्या हो रहा है हमारे पास, I2/I0 कॉस 60 निकालें, उसका स्क्वायर करें, 0.25 आ रहा है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.75 से तो 0.1875 आ रहा है। सही है। तो विच इज इक्वल टू 0.19। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कंप्लीट हो गया, दो सवाल रह गए हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है। which drives a charge through a single component। एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी आप लिखते हैं, दैट वाज इनफ। बैटरीज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई, सीरीज सर्किट बना हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ वाई। ओके, बोल रहे हैं आर एक्स बड़ा है आर वाई के मुकाबले में। स्टेट एंड एक्सप्लेन विच रेजिस्टर डिसिपेट मोर पावर। ओके, सो दोनों में करंट बराबर है, लेकिन आर एक्स का हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आर एक्स पावर भी ज़्यादा डिसिपेट करेगा। सही है। किसी भी फॉर्मूला से चल लो। ठीक है। मैं यहाँ पे लेट से पावर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ I²R। ठीक है। तो बोलेंगे सर आर, V²R भी होता है ना? V²/R भी कर सकते हो, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो भी एक्स ही आ रहा है। एट सेम करंट इन सीरीज, एक्स will dissipate more power due to greater resistance। सही है। और पावर का फॉर्मूला आप बता दो, I²R। ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा पावर। सही है। बैटरी of EMF 9 volt has internal resistance R connected to two resistors P and Q। ठीक है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस का काम भी चल रहा है। ठीक है। द चार्ज ऑफ 650 कूलम मूव्स थ्रू द रेजिस्टर P इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 540 सेकेंड्स। यहाँ से करंट निकाल देंगे रेजिस्टर P का। सही है। कैलकुलेट द करंट ऑफ रेजिस्टर P, कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू Q/T, 650 डिवाइड बाय 540, 1.2। ठीक है। यानी यहाँ का करंट भी मिल गया तुम्हें 1.2 एम्पियर। इसका मतलब ऊपर से टोटल करंट कितना आ रहा है, 4.5 प्लस 1.2 यानी 5.7 एम्पियर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर पी पूछ रहा है। रेजिस्टर पी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ पार्ट मिस कर दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम रेजिस्टर पी डिसिपेट दिस मच एनर्जी। ओके, आंसर तो आसान है बेटा। देखो,
पावर इक्वल टू आई भी होता है, तो वी क्या हो जाएगा, पी अपॉन आई। पावर गिवन है हमें रेजिस्टर पी की, और करंट अभी अभी निकाला 1.2। फोर थाउजेंड। एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये तो एनर्जी की सर वैल्यू। 4000। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ये एनर्जी है, जूल लिखा हुआ है। um what we can do is, हम यहाँ पर वोल्टेज का अपना दाती फॉर्मूला लगा देते हैं। वर्क है, दैट इज एनर्जी है 4800, और चार्ज हमारे पास कितना है बेटा, चार्ज है हमारे पास 650, 7.38, यानी 7.4। अच्छा अब, सर 7.4। हाँ, पिछले वाले पार्ट में मुझे कैसे आइडिया हुआ कि बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है, 4000 वोल्ट इज़ अ वेरी बिग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज हाउ आई गॉट टू नो। अच्छा अब देखो बेटा, 7.4 आ रहा है, इसका मतलब 7.4 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। अब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जब होती है तो बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है, V प्लस आई आर। सही है, तो मुझे ये पता है 9 वोल्ट, मुझे ये पता है 7.4, मुझे करंट पता है पूरा 5.7। सही है, मैं आर निकाल लूंगा। इस तरह हमें इसे सॉल्व करना होगा। ई इक्वल्स टू वी सर प्लस, जी बेटा। वैसे जो है पार्ट टू ऐसे भी सॉल्व किया जा सकते हैं ना, कि आप जो है पावर को इस तरीके से फाइंड करो वर्क ओवर टाइम से। पावर को वर्क ओवर टाइम से करते, फिर पावर से वोल्टेज निकालते, दो स्टेप हो जाते। जी सर। सही है, तो कर सकते थे, लेकिन दो स्टेप हो जाते। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम करंट निकाल के बता दो, करंट हमने कैसे निकाला है, 4.5 प्लस 1.2, 5.7 एम्पेयर। देन 5.7 ऐसे लिखा, सर आर ऐसे करंट रहा। वैल्यू इज 1.6। जी 1.6 डिवाइड बाय 5.7, 0.28। 0.28 एम्पेयर, बल्कि ओ हम सॉरी। सही है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और we have last question of particle physics. Structure of an atom is this. डिस्क्राइब करना है, तो बेटा यूरेनियम में प्रोटॉन 92, न्यूट्रॉन 238 माइनस 92, 146 इनसाइड न्यूक्लियस। अब एटम बोला है तो इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कशन करना है, एंड 92 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। नाउ आपसे क्या बोल रहे हैं, द डीके of uranium 92 to 38 is shown by the equation. For x, calculate the ratio in coulomb per kg. Okay. x बेटा क्या है, जरा देखो, x के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पता चल रहा है, चार्ज डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास डिक्रीजेस बाय 4, अल्फा है बेटा x। जी सही है, सर पर। तो हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स e, मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स u। 2 e क्या है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, एंड 4 u क्या है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 87।
बेटा हमारे पास जो रेशियो आ रहा है वो 4.8 एक्सपोनेंट 7 आ रहा है। ठीक है, particle P and Q each consists of three quarks. These quarks are up or down. Particle P has no overall charge, यानी ये न्यूट्रॉन है. Particle Q has overall charge of +2e, where E is elementary charge. Calculate the quark composition. Okay. तो पार्टिकल P का तो हमें पता है नो चार्ज है, तो ये अप डाउन डाउन क्वार्क है. बट पार्टिकल Q के ऊपर काम करना पड़ेगा. ओवरऑल चार्ज क्या है? +2e. पहले सेम लेके चलते हैं. सही है, तीनों पार्टिकल्स को सेम कंसीडर करके चलते हैं. तो क्या होगा बेटा? 3 क्वार्क है, तीनों का सेम चार्ज कंसीडर किया है, तो चार्ज ऑफ 1 क्वार्क क्या हो जाएगा? 2e. सही है. तो अगर एक क्वार्क का चार्ज ये है, तो अगर मैं +2/3 +2/3 +2/3 करता हूँ, तो हमारे पास 2e बनेगा. बिल्कुल बनेगा, यानी ये तीनों अप क्वार्क है. सही है, सेम चार्ज आप लेके चल रहे हैं, और +2/3 हमारे पास अप क्वार्क का चार्ज होता है. अगर मिक्स लेके चलते हैं तो अप डाउन डाउन आप देख चुके हो. सही है, अप अप डाउन प्रोटॉन होता है. ठीक है, वो नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने सेम कंसीडर किया. एंड दिस इज हाउ योर पेपर इज कंप्लीटेड. ठीक है बेटा. सो वी आर डन विद अक्टूबर नवंबर 2023.